नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे। अशोक स्तंभ के प्रतीक को सारनाथ, जो बनारस के निकट स्थित जगह है, में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक विशाल स्तंभ से लिया गया है, जो कि आपके यहाँ इसमें एक चित्र भी दिया हुआ है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का बगल में। अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की थी। मौर्य वंश में 3 शासक प्रमुख हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक के दादा हैं। दूसरे इनके पिता या चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और तीसरे हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य का बड़ा ही अहम रोल रहा है। इन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की और वहाँ से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। चाणक्य के विचार उनके ही द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित हैं। मौर्य साम्राज्य की उस समय 3 राजधानियाँ थी। पहली पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। दूसरी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पे। और तीसरी है तक्षशिला, जो कि आजकल पाकिस्तान में स्थित है। इन राजधानियों में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने के मार्ग के बीच में पड़ता था, और उज्जैन दक्षिण भारत जाने के मार्ग में पड़ता था। उज्जैन जो कि आजकल मध्य प्रदेश में स्थित है ही। ये एक चित्र है। सम्राट अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। आपको लाल लाल अक्षरों में लाल लाल जितने भी डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सब अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं। यानी अशोक के अभिलेख यहाँ से ये सभी लाल जगहों से मिले हैं। इसके अलावा काले कलर में और ग्रीन जो गोले हैं, हरे रंग के गोलों में तीनों राजधानियाँ बताई हुई हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि वर्तमान भारत से बाहर, अब देखिए भारत के बाहर कोने में देखिए, बिल्कुल इसके जो नक्शा है, इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में गोले, लाल गोले में 2 जगह दिख रही हैं। लाल गोले में एक तो कंधार, दूसरा लंपक। ये दोनों जगह आज की तारीख में अफ़गानिस्तान में स्थित हैं, कंधार और लंपक। और यहाँ पर भी अशोक के अभिलेख मिले। कहने का मतलब है यहाँ तक अशोक का साम्राज्य था, यानी मौर्य साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था। हो सकता है इससे भी आगे हो, लेकिन चूँकि साक्ष्य यहाँ तक मिले हैं, इसका मतलब है यहाँ तक साम्राज्य था। अशोक के ज़्यादातर या अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने, दोनों ने अपने जो शिक्षाएं दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि जन सामान्य की भाषा उस समय प्राकृत भाषा थी, वो उसी में बोलचाल किया करते थे। तो इनके अभिलेख भी प्राकृत भाषा में हैं और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में इसीलिए ताकि उस समय के लोग आराम से पढ़ लिख सकते थे। क्योंकि आज यदि होते तो आज हमारी जो भाषा चलती है ना, जो देवनागरी लिपि की, तो उसमें लिखा जाता है ना। इसके अलावा पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र पर शासक का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। जो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र में राजा का महल था ही, तो मुख्य राजा वहीं रहता था और आसपास के क्षेत्र पर भी सीधा नियंत्रण था। संदेशवाहक उसको कहा जाता था जो राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यों पर नज़र रखते थे। यानी राजा क्या है, कुछ जासूस अधिकारियों को कार्यों पर लगाता था, लेकिन अब ये जासूस सही कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं,
तो इसके लिए संदेशवाहक था, वो उन पर नज़र रखता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले लेकिन मुख्य राजधानी से दूर स्थित जो छोटे प्रांतों की शासन व्यवस्था के लिए उज्जैन और तक्षशिला में 2 अलग अलग राजधानियाँ स्थापित की गई। यानी 3 राजधानियाँ कैसे हुई? पहले तो पाटलिपुत्र थी ही, लेकिन जब उसके अलावा जब राज्य दूर दूर तक फैला, देखा आपने लंपक और कंधार तक फैल गया था, इधर दक्षिण भारत तक चला गया था और उधर उड़ीसा में कलिंग तक था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी शासन व्यवस्था को कैसे संभाला जाए, तो उस दौरान क्या किया इन्होंने कि राजा तो चूँकि पाटलिपुत्र में बैठता था, तो उज्जैन और तक्षशिला 2 राजधानियाँ बनाई और वहाँ पर जो राजकुमार थे यानी जो पुत्र थे उनके या भाई वगैरह थे राजाओं के, तो उनको राजकुमारों के रूप में वहाँ भेजकर राज्यपाल बना दिया गया, गवर्नर। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र है वो कंबल के लिए, वहाँ से कंबल बन के आते थे, अच्छे कंबल बनते थे, सर्दियों में जो कंबल ओढ़े जाते हैं। दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था, सोना गोल्ड। नजराना एक तरह का क्या है, मनमर्जी से लिए जाने वाला करता, यानी अपनी आपकी इच्छा है तो दो और नहीं हो तो मत दो। लेकिन ये नजराना क्या है, कर के रूप में था। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज क्या है कि राजदूत के रूप में था। लेकिन अब ये राजदूत किसका था? ये राजदूत था यूनान का एक राजा था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और यहाँ पर काफ़ी समय रुका और इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। इसी इंडिका नामक ग्रंथ में पाटलिपुत्र का इसने वर्णन किया है कि लकड़ी के महल बने हुए हैं, महल के चारों तरफ गार्डन्स हैं, है ना, गार्डन है या बगीचे हैं, और राजा उनमें रहता है। राजा स्त्रियों से घिरा रहता है जिनके हाथों में हथियार रहते हैं, तलवारें रहती हैं। इसके अलावा राजा पालकी में चलता है, स्वर्ण आभूषण उसके पास बहुत हैं, है ना, इस सारी वर्णन की है। कलिंग आज के उड़ीसा का ही प्राचीन नाम था। कलिंग वो जगह थी जहाँ पर अशोक ने आक्रमण किया था, है ना, उसका अंतिम युद्ध कलिंग पर ही हुआ था, अंतिम आक्रमण कलिंग पर ही हुआ था, जो कि आज का उड़ीसा वो कलिंग ही है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ यानी आज का जो भारत है उसकी ज़्यादातर लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा बहुत। तो राजा जब सम्राट अशोक राजा बना तो उसके 8 वर्ष के बाद उसने कलिंग विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग विजय में लाखों लोगों का नरसंहार होने से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या है कि अपना एक धम्म चलाया। धम्म दरअसल में प्राकृतिक भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का। प्राकृत वो भाषा जो आम बोलचाल की भाषा में उस समय थी लोगों की। अब ये जो धम्म शब्द है ये दरअसल में संस्कृत भाषा के धर्म शब्द से बना है, रिलीजन है ना, उससे बना है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने इस धम्म को या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए। क्या नियुक्त किए? धम्म महामात्य। और उन्हें इन धम्म महामात्यों को सीरिया, है ना, आज का जो सीरिया है, मिस्र, ग्रीस यानी यूनान तथा श्रीलंका में भी भेजा दूत बना के और अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया। अशोक महात्मा बुद्ध से प्रेरित थे, यानी महात्मा बुद्ध से उन्होंने प्रेरणा ली थी अहिंसा की। अब हम बात करते हैं विश्व की तरफ। तो मौर्य साम्राज्य जब विकसित हुआ उससे थोड़ा सा करीबन 100 साल पहले, 2400 वर्ष पहले चीन, यानी मौर्य साम्राज्य से 100 साल पहले और आज से 2400 वर्ष पहले चीन के राजाओं ने, जो चीन था आज का, उसके शासकों ने उत्तरी सीमा यानी चीन की उत्तरी सीमा जो है उस पर क्या है कि पशुपालक जातियां क्या है कि वो आक्रमण करती थी। तो उनसे बचाव के लिए उत्तरी दिशा में, चीन के उत्तर दिशा में एक दीवार का निर्माण किया गया जिसे चीन की दीवार कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि 2000 सालों तक उसका निर्माण काम चला। यानी जो चीन की दीवार एक दिन में 2-3 सालों में नहीं बनी, लगभग 2000 सालों में जाके बनी। पत्थरों और ईंटों से यह बनी दीवार
लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी, यानी 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है ये, है ना। और जो खुलती भी लास्ट में जाके इसका अंत कहाँ है, समुद्र में जाके होता है। एक नक्शा अब आपके सामने मौजूद है। इसमें देखिए कुछ मार्ग बता रखे जो चीनी शासकों के नियंत्रण में हैं। कुछ मार्ग ऐसे हैं जो हरे रंग में, वो मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। इसके अलावा कुछ मार्ग जो थे वो समुद्री मार्ग थे, पीले कलर में। कुछ मार्ग हैं जो लाल कलर में, वो ईरान या फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और कुछ हैं जो रोमन शासकों के नियंत्रण में थे, गुलाबी रंग के। कहने का मतलब ये है कि ये वो मार्ग हैं जो कि विभिन्न शासकों के नियंत्रण में थे, और इस मार्ग का एक तरह से वो टोल टैक्स वसूल करते थे। ईरान जाते तो ईरानी शासक लेते थे, यदि आप समुद्री मार्ग करते थे तो वहाँ के शासक लेते थे। कुषाणों के नियंत्रण में जो राज्य थे या जो मार्ग पड़ते थे, कुषाण शासक उनका कर वसूल करते थे। जो उसके अलावा कुछ मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में तो वो लेते थे। सिल्क रूट तो पूरा ही चीनी शासकों के लगभग नियंत्रण में था, तो सिल्क रूट भारत होकर निकलता था, रेस जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये चित्र एनसीईआरटी से लिया गया है, उनकी पुस्तक से। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। क्या, ताकि जो विश्व व्यापार होता था, है ना, उसमें भारत, चीन, ईरानी, अरबी, यूनान के लोग तथा रोमन व्यापारियों ने खूब भाग लिया था। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। यानी तो दक्षिण भारत में, अब भारत में देखिए, मैं थोड़ा नक्शे को बड़ा कर देता हूँ, इसको देखो। एक जगह दिखाई दे रही है पोडुका, ये नीले कलर में लाल लाइन से दिख रही है ना, पोडुका। मानचित्र में पोडुका दक्षिणी भारत में अरिकामेडु का पुराना नाम था। अरिकामेडु जहाँ से अवशेष मिले हैं, तो अरिकामेडु का ये रोमन नाम था, यानी पोड, दरअसल में ये जगह का नाम था रोमन, सॉरी अरिकामेडु। लेकिन रोमन साम्राज्य के लोगों ने इसका नाम क्या लिखा, पोडुका, यानी वो पोडुका नाम से इसको जानते थे, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ तक भारत के दक्षिण भारत तक व्यापार था, तो काली मिर्च और मसाले यहाँ से निर्यात किए जाते थे दुनिया भर के देशों को। अब हम बात करते हैं, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कुल मिला के 300 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा, और उसके स्थान पर नए राज्यों का उदय हुआ उसी जगह पे, है ना, दक्षिण अपने ये बिहार में पटना के आसपास के क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम में और उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन शासकों का शासन रहा। यवन में यानी यूनानी लोग जो यूनान से आए थे ना, तो हिंदुस्तानी और यवनों से विवाह संबंध स्थापित किया, तो वो हिंद यवन शासक कहलाए। इनके बाद इस क्षेत्र में शक नामक मध्य एशियाई जाति का राज्य हो गया, यानी हिंद और यवनों को हटा के कौन बन गए, शक लोग या शक शासक, या शक जो मध्य एशियाई जाति थी वो मानने लगे, वो राज्य करने लग गए। शक शासकों ने तब तक शासन किया जब तक गुप्त शासकों ने उनको हरा नहीं दिया। शकों के बाद इसी क्षेत्र में कुषाण लोगों का शासन रहा। अब बात करते हैं हम उत्तर और मध्य भारत में। मध्य भारत यानी जो आज का लगभग मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और महाराष्ट्र तक जाता है, तो उसमें पुष्यमित्र शुंग नामक एक राजा था। उसने दरअसल में ये मौर्य शासन में सेना नायक हुआ करता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने वहाँ पर अपना एक राज्य स्थापित किया, और शुंगों के बाद फिर कण्व शासकों का वहाँ पर राज्य हो गया। शक शासकों के जो शक शासक थे, है ना, कुल मिला के शक शासक यानी जिन्होंने जब हिंद यवनों को हराने वाले, वो शक जो उत्तर पश्चिम में और भारत में थे, उत्तर भारत में, ये मध्य भारत में आ गए थे। तो इनका सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने शासन किया। कितनों ने, चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने। इनके बाद दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों का उदय हुआ। तो
मैं समझता हूँ आपको बहुत कुछ इससे जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।